एक नया सेशन जो जीके जीएस से संबंधित ही है, आपका बीपीएससी के लिए बहुत ही बड़ा यूजफुल होगा। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि वन संरक्षण, वायुमंडल, ग्लोबल वार्मिंग, इसी से रिलेटेड हम लोग आज का इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत ही कंपाइलेशन अच्छे तरह से किया जाता है ताकि जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको क्या कर लिया जाए, समाहित कर लिया जाए एक ही वीडियो में। तो वन संरक्षण का क्या था कि इससे संबंधित कुछ आंदोलन चले थे, जैसे वनों एवं वृक्षों के संरक्षण हेतु सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में 1973 में चिपको आंदोलन चला। तो न जाने कितने बार एक क्वेश्चन पूछा है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन है। तो कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। उलट करके क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है या किन्हें जाना जाता है, तो क्या हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ पे हुआ था चिपको आंदोलन, ये भी राज्य पूछता है। तो राज्य अगर पूछता है तो कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड। और चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, कब की बात पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन वीवीआई माना जाता है अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो। कर्नाटक का चिपको आंदोलन जो था वो एपीको की इसको बोला जाता है, नील को बोला जाता है, नील की खेती से संबंधित था। तो एपीको आंदोलन 1983 में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन जो 1973 में हुआ, पल्लकड़, साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। वैसे केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु इस आंदोलन को चलाया गया था, क्योंकि उस वनों के क्या हो रहा था, कटाई हो रहा था, जिसके संरक्षण के लिए लोकल लोग ये आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा का बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जो नर्मदा सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, वहीं पे आपके स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बना है, यूनिटी बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशाल मूर्ति वहीं पे बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा करता है। तो किस बांध पे है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है सरदार सरोवर बांध। अब इसमें क्या था कि जो इस आंदोलन में प्रणेता थे वो मेघा पाटेकर थे, बाबा आमटे थे और अरुंधति राय को भी जाना जाता है। अरुंधति राय को भी रैमन मैग्सेसे इनको अवार्ड भी मिला है शायद। अगला देख लीजिए, ये 2 ठो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन है दिया हुआ, तो आप देख लीजिएगा, इसी से संबंधित है। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। यह कार्यक्रम पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देता है तथा इसका लक्ष्य वनारोपण को जन आंदोलन में परिणत करना तथा बेकार पड़ी भूमि को वृक्षारोपण के उपयोग में लाना है। इस आयोग के तरह इस प्रकार का कार्य प्रणाली किया जाता है। तो हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वायुमंडल तभी साफ रहेगा जब हमारा वनों का संरक्षण होगा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लगाए जाएंगे, जिसके लिए बहुत सारा योजना चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वनों से संबंधित। क्योंकि वन ही है तो हम लोग का जीवन अच्छा से चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो डायरेक्टली रूप से किसे माना जाता है? वो पेड़ पौधे को ही माना जाता है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछने का कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन का जो है उत्पादन पेड़ पौधों से तो दिन में होता है जब तक सनलाइट रहता है, बट एक क्वेश्चन ये बताइए कि वह कौन सा प्लांट है जो 24 आवर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? ऐसे सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट में ऑक्सीजन देते हैं और सनलाइट के बाद वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी है। तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वो कौन सा प्लांट है।
वायुमंडल एवं इसका महत्व। जीवन के लिए अनिवार्य इस भौतिक तत्व का निर्माण नाइट्रोजन कितना परसेंट, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल में कितना परसेंट कौन सी गैस है। ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन, CO2, नियॉन, ओजोन आदि से हुआ है। ठीक है ना। जल, वाष्प, धूल कण भी इसके घटक है। वायुमंडल के ये सब क्या है, घटक है, जो क्रमशः वर्षा तथा सौर प्रकीर्णन में सहायक है। वायुमंडल कांच घर की तरह सौर विकिरण को प्राप्त करता है। इसके मौजूद ओजोन परत पराबैंगनी जैसी खतरनाक किरणों से हमारी सुरक्षा भी करती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जहाँ जीवधारियों के विकास वहीं ऑक्सीजन जीवन के लिए आधार होता है। इसका वर्गीकरण क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब नीचे से देखिए। इसका जो क्रम है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, उसके बाद मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। कभी कभी एग्जाम में आपको इंग्लिश दे करके ये सब का एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मिसोस्फेयर दे करके, ट्रोपोस्फेयर दे करके आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। तो ऐसे नहीं, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फेयर दोनों याद रखिए। समताप तो स्ट्रेटो, एस से सम, एस से स्ट्रेटो। दिक्कत किस में होता है हम आपको बता दे रहे हैं। तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, यही दोगों में होता है। मध्य मंडल जिसको मिसोस्फेयर बोला ही जाता है, एम से म और एम से मध्य, एस से स, एस से समताप। आपको याद क्या रखना है, आई से, आई है तो आयन, आयनोस्फेयर में आयन लग ही रहा है, तो सब आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो क्षोभ मंडल को आप याद रखिए ट्रोपोस्फेयर से। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। बाह्य है मतलब सबसे बाहरी वाला मंडल है। यही 5 लेयर में वायुमंडल को वर्गीकृत किया गया है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये देखिए। मौसमी संबंधित समस्त गतिविधियां क्षोभ मंडल में तथा ओजोन परत समताप मंडल में, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती है। ये सब आपको मिल गया। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि ओजोन जो लेयर है वो किस मंडल में है। तो किस में है, समताप में। और समताप में ही वायुयान भी उड़ते हैं। ठीक है ना। और रेडियो तरंगे जिससे आपका टीवी का प्रसारण होता है, दूरदर्शन का प्रसारण होता है, या जितने भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड काम होते हैं, वो सब का किस मंडल से समाहित है, समायोजन है। तो वो मंडल आयन मंडल से संबंधित है। क्योंकि अगर आयन मंडल में नहीं आपका फ्रीक्वेंसी का लगाया रहेगा वेव, तो रेडियो तरंगे दूरदर्शन का प्रसारण नहीं होगा। आपका GTV या जो भी है, NDTV या जो भी आप देखते हैं, आज तक या कल तक जो भी या ... जितने चैनल हैं वो सब का प्रसारण आप घर बैठे देखते हैं। उस सब का प्रसारण का कारण क्या है, आयन मंडल में रेडियो तरंगे का समायोजन किया जाना। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं वो सब हम आपको बताते चल रहे हैं, अंडरलाइन भी करते चलते हैं। उस चीज़ को आप VVI करके नोट करते जाइए कॉपी पे, ताकि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको रिवीजन करने में, एग्ज़ाम से पहले बहुत कम टाइम में रिवीजन आप उसको कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाइएगा तो बना करके आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं। हीलियम, मीथेन, SO2, ओजोन, इस सब से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें जल, वाष्प, धूल कण भी इसके घटक है, जो क्रमशः वर्षा, ये तो चीज़ पढ़े थे। हाँ, अब आगे आइए। इसमें मौजूद ओजोन परत पराबैंगनी जैसी खतरनाक किरणों से हमारी सुरक्षा भी करती है। नाइट्रोजन जहाँ जीवधारियों के विकास वहीं ऑक्सीजन जीवन के लिए आधार होता है। नाइट्रोजन जहाँ जीवधारियों के विकास में काम करता है, तो जीवन के आधार में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ये आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जैसे पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं टिक पाएंगे।
नाइट्रोजन से उपयुक्त क्या मिलता है, खाद का प्रयोग किया जाता है, आपके फसलों में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ताकि उसे स्वस्थ रखा जाए। अगर प्लांट स्वस्थ नहीं रहेगा तो वृद्धि नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं देगा और ना फल फूल देगा। ये लिए हम लोग के विकास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आधार के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी आप लोग तो जानते ही होंगे कि ओजोन परत कौन से खतरनाक रे से हम लोग को बचाता है, तो है यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। इसका ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, अभी बताए हैं आपको, बताइए, समताप मंडल में। थोड़ा सा आप देख लीजिए इस टॉपिक को, उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ये 4 पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, जब आप प्राइमरी लेवल के एग्जाम देने बैठिएगा तो उसमें आपको बहुत ही सार्थक काम देगा, क्योंकि आपको बहुत सारा एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते किसको है, तो सबसे पहले आप चलिए अच्छे से समझिए, उत्पादक, सजीव प्राणियों को, किसको, सजीव प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। समझ गए, उत्पादक जो उत्पाद कर रहा है। जैसे धान हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। अगर पहले उसका बिहन होता है, बिहन के बाद उसका रुपाई होता है, रुपाई के बाद उसका अच्छे से निवारण होता है, और तब जा कर के उसमें धान जैसा क्रॉप, अनाज उसमें लगते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग को अनाज कहाँ से मिला, प्लांट से मिला। तो प्लांट्स हमको क्या दे रहा है, उत्पादन करके दे रहा है। तो ये हो गया उत्पादक, मतलब जो उत्पन्न किया। तो कौन उत्पन्न, आम आपको कहाँ से मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है, तो पेड़ ने उत्पन्न किया आम को, तो पेड़ क्या हो जाएगा, उत्पादक। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उत्पादक आ जाएंगे श्रेणी में। घास क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। और इस चीज को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो उत्पादक को खाएगा उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे गाय, बकरी, हाथी, खरगोश, और हम लोग भी आ जाएंगे। हम लोग किस में आ जाएंगे, हम लोग को द्वितीय में भी रखा जाता है और प्राथमिक में भी, क्योंकि जो शाकाहारी हैं वो प्राथमिक में हो जाएंगे, और जो मांसाहारी तो नहीं होते हैं, लेकिन सर्वाहारी जिनको बोलेंगे, जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी हैं, तो उनको द्वितीयक में भी रखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लॉजिक से समझेंगे, जो उत्पादक को खाएगा उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे गाय, बकरी, ये सब भी आज लोग के इंसान लोग खाने लगा है, समझ रहे हैं। चिकन वगैरह जो भी है, मटन किससे मिलता है, बकरी के ही तो बच्चा रहता है, तो क्या हो गया, बकरी। और मुस्लिम लोग गाय का ये देखते हैं कि खाते लोग हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो भी है, ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग गाय भी खाते हैं, कुछ लोग बकरी भी खाते हैं। तो ये सब खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं वो मांसाहारी हो गए, जैसे मांसाहारी जीव, सांप, मेढक, पक्षी, ये सब हो गए। अब तृतीयक उपभोक्ता पे बात करते हैं। ऐसे जीव जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्राथमिक वाला चीज को भी खा लेते हैं और द्वितीयक वाला को भी खा लेते हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो तृतीयक कहलाएंगे। जैसे भेड़िया क्या खाता है, तो भेड़िया आपको सांप भी खा लेगा, सांप भी खा लेगा, पक्षी मरा हुआ मिलेगा वो भी खा लेगा, नहीं, और गाय, बकरी, ये सब जो है उस सबको भी खा लेता है। तो हम कह सकते हैं कि भेड़िया, शेर, गिद्ध, ये सब क्या है, तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। बहुत ही आसानी तरह से और लिंक करके इस चीज़ को हम समझाए हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस 4 टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वाहारी उपभोक्ता, ओमनिवोरस जिसको बोलते हैं। ऐसे प्राणी जो पौधे एवं जंतु दोनों का सेवन करते हैं, जैसे इंसान हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब।
अपघटक, अपघटक, ये सब वर्ड जो है ना एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो ये छोटे से वर्ड हैं लेकिन इसमें बहुत सारा अर्थ निहित होता है। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा, हम आसानी भाषा में आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, अब आइए अपघटक पे बात करते हैं। थोड़ा सा पानी। इसमें जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पुनर्चक्रण में सहायता करता है। फिर से पढ़िए, इसमें जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्म जीव हैं जो कोई भी डेड एंड डिके एनिमल है या कुछ प्लांट्स ही है, प्लांट्स प्रोडक्ट ही है, इस सब चीज़ को क्या कर जाता है, साफ कर देता है, खा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अपघटक कहलाता है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, अपघटक होंगे। अब थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। इसमें जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मजीव शामिल हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। कितनी आसान भाषा में हो गया। तो ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सब कहाँ जाएंगे, ये सब अपघटक में आएंगे। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से अपघटक कौन से हैं, शेर, खरगोश, जीवाणु और पौधे, इसमें से आप कौन मारिएगा, बताइए। ऑप्शन में आप बताइए, जीवाणु मारिएगा, चलिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मार दीजिएगा पौधे अपघटक के नाम पे, ये उत्पादक के सोच करके, उत्पादक अपघटक, कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को कन्फ्यूजन होता है। या तो कन्फ्यूजन उनको नहीं होता है जो अच्छे से पढ़ते हैं, या तो कन्फ्यूजन उनको नहीं होता है जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं हो। इन कन्फ्यूजन बीच वाले को होता है जो कम पढ़े हो। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। अब आइए ग्लोबल वार्मिंग पे हम लोग बात करते हैं। गर्मी का सीज़न है, बोलते बोलते प्यास लग जाता है। पता नहीं आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखते हैं, करते हैं कि नहीं। जो भी पेड बैच वाले हैं इतना सुस्त हैं, इतना सुस्त हैं कि दिन भर में भी उन लोग का क्लास नहीं हो पाता है। पता नहीं वो किस दुनिया के निवासी हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं में प्रमुख है। इसका आशय पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस बोएकर ने इस शब्द का प्रयोग ग्रीन हाउस गैसों में होने वाली वृद्धि के लिए किया था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को ये नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, ये है। आपको 4 ऑप्शन कथन के तौर पे दे देगा, उसमें से आप चुन लीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग कहने का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। इसको क्वेश्चन आपको सेट प्रैक्टिस में डाल करके करवा दिया गया है 8 बजे से 9 बजे के बीच में, कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन वजह क्या है, तो तापमान का बढ़ना। तो आ गया ना क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसका पर्यावरणविद मतलब इसको ग्लोबल वार्मिंग को सबसे पहले हम लोग के बीच में लाया कौन इस चीज़ को, तो वालेस बोएकर ने। ये कहाँ के थे, तो ब्रिटिश के पर्यावरणविद थे। अब आ गया ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः जिम्मेदार हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें होते हैं कौन कौन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन से ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं हैं। तो नहीं है लगा देगा। तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन को आप अपने लॉजिक से देखिएगा। तो कौन कौन से हैं गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य रूप से हैं, प्रमुख हैं। तो आपको अच्छे तरीक़ा से उम्मीद है कि आप अच्छे से रिवीजन करते होंगे, क्लास करते होंगे और तैयारी करते होंगे। थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत से संबंधित एक सम्मेलन भी हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, सबके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बेसिक स्तर से इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ऊपर भाग जा रहा है, आ जाइए। समतापमंडल में
बताए हैं पीछे ही। मौजूद पृथ्वी की छतरी, छतरी मतलब क्या हुआ, वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपर एक घिरा हुआ आवरण है, वायुमंडल वही उसी को कहा जाता है, उस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। तो इसी चीज को छतरी के फॉर्म में किया, क्योंकि छतरी, छाता फैलता है तो क्या होता है, एक आवरण आपके हेड पे लगा देता है, सिर पे। तो वैसे ही पृथ्वी के ऊपर संपर्क में एक गैसों का आवरण है जो सीमित ऊंचाई तक है, उसके बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है जिसको निर्वात बोला जाता है। तो उसे यहाँ पे छतरी के तौर पे यूज किया गया है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की छतरी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। कौन, समतापमंडल, ठीक है ना। और समतापमंडल में ही क्या है, ओजोन लेयर है, और यही लेयर इस रे को, किस हानिकारक रे को, तो पराबैंगनी किरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे यूवी रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, इस किरण से हम लोग को बचाती है। क्योंकि अगर ए वाला किरण, पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पे पड़ेगा तो स्किन डिजीज, बहुत सारे स्किन कैंसर होने का संभावना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितने यूजफुल है। और इस ओजोन लेयर हमारा दिनों पे दिन क्षय होते जा रहा है, तो इसलिए हमको चाहिए, हम लोग को चाहिए कि उसका किस तरह से बचाव किया जाए, ताकि वो एक तरह से डायरेक्ट रूप से हम लोग के जीवन के लिए लाभदायक है, यूजफुल है। तो आइए बात करते हैं कौन सा यूज जो है इंसान करता है तो ओजोन लेयर प्रभावित होता है और उसका क्षय होता है, डिके होता है उसका। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ओजोन लेयर का मोटाई को डॉप्सन इकाई, मतलब डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। एक क्वेश्चन भी आपको सेट में मिला होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करते होंगे, तो हम करवाए हैं, खुद करवाए, हमको पता है, आप लोग तो कुछ पता रहता नहीं है। तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है, तो डॉप्सन में मापा जाता है। आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोला जाता है, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिए नाइट्रस है ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, NO2 नहीं याद रखिएगा, N2O आदि से ओजोन प्रभावित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों का उपयोग से ओजोन परत प्रभावित होता है। तो इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों को बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाए, बहुत ही रेयर केस में यूज कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। तो CFC जो है हमारे यहाँ जो डेली मेल लोग अगर अपना शेविंग क्रीम करवाते हैं या बनवाते हैं सैलून में जा कर के, एक से एक क्रीम लगवाते हैं, तो वो सब में CFC का यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो ये सब का यूज कम किया जाए ताकि हम लोग का ओजोन लेयर सही सलामत चलता रहे, क्योंकि वो लेयर सीमित है। अगर वो क्षय हो जाएगा तो कोई रसिया का और नासा का टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो लेयर नहीं बना सकता है, वो हमारा पर्यावरण के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, वो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है कि ऐसा उपयोग किया, यूज किया जाए ताकि उसका क्षति ना हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसका अच्छा विकल्प है वृक्षारोपण एवं CFC उत्सर्जन पर रोक। देखिए जो हम बोल रहे हैं वो आपको बुक में भी दे दिया। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान भरतपुर जो राजस्थान में है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू अलीपुर, क्योंकि यहाँ पे दिया कि अच्छा विकल्प क्या है, वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण कब होगा, जब हम पौधा लगाएंगे, पौधा लगाएंगे तो हमारा वन बनेगा, बहुत सारे पौधों से क्या बनेगा, वन बनेगा, वन जंगल ये सब लगाइए, आपका क्या होगा, पर्यावरण संतुलित होगा, बैलेंस होगा। तो अब जब वन और वृक्षारोपण और वन से हो रहा है, तो वन से ही और अभ्यारण्य की बात आ जाती है। तो अभ्यारण्य पे हम लोग बात करेंगे, और इसीलिए पर्यावरण में आपको, पर्यावरण के इसी वीडियो में आपको पर्यावरण से संबंधित, अभ्यारण्य से संबंधित जो भी है, नेशनल पार्क जो है, ये सब हम आपको
कंपाइल कर देंगे, जो ये वीडियो बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से यूजफुल हो जाएगा। इस वीडियो से हम दावा करते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नहीं है तो आप एग्जाम के बाद इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन इससे आए हैं। तो ये अब पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।